उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक दुर्दशा होने जा रही है। ये 200 या कुछ भी अगर ला सकते हैं तो केवल और केवल ईवीएम में गड़बड़ी करके ही ला सकते हैं, ईवीएम के घोटाले से ला सकते हैं, अन्यथा किसी कीमत पर नहीं ला सकते। बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, इस देश की, उत्तर प्रदेश की पब्लिक बिल्कुल गड्ढे में गाड़ देगी। किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ लो, आप कुछ भी कर लो, जो करना हो, जितने भी घोड़े बांधने हैं, घोड़े खोलने हैं, बीजेपी खोल के देख ले, इस बार 50 से ज्यादा सीटें उनकी आनी नहीं। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ, DS4 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो आपके सामने हैं। भानु प्रताप सिंह हमारे साथ है और इसके साथ बेहद ख़ास मुद्दे पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, जो है यूपी चुनाव, विधानसभा चुनाव। देश में जितने भी तमाम राज्य हैं उन सभी में ख़ास है यूपी, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा भानु प्रताप जी से भी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव का इसलिए है क्योंकि एक तरफ देश में, केंद्र में जिसकी सरकार है, वहाँ भी उन्हीं की सरकार है यूपी में। इसके बावजूद आज देश में महंगाई भी है, राम मंदिर का मुद्दा भी आया है। तो आज जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा और चुनाव की जो रणनीति होगी, उनका समीकरण होगा, ये तमाम चीज़ें कैसा होगा। भानु प्रताप जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है, चुनाव को आप किस तरह से देखिएगा और आने वाला जो इमेजिंग है, कल्पना किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इस बार का 2022 में जो चुनाव होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं कह सकता हूं कि एक जो है बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है भारतीय राजनीति में ये साबित हो सकता है। लेकिन इसमें जो है, जो प्रदेश की जनता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको बहुत समझदारी से इस बार वोट करना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि जो घाव उसको पिछले 4.5 साल में मिले हैं और आने वाले जो और 6, 7, 8 महीने हैं उनमें मिलेंगे, उन घावों के प्रति वो कितनी संवेदनशील है। यानी खुद अपने दुखों के, अपनी बीमारी के, अपनी दुर्दशा के, अपनी जो हालत है उसके लिए, अपने घावों के प्रति जनता कितनी संवेदनशील है, अपने आंसुओं के प्रति, अपनी बीमारी के प्रति, और सरकार द्वारा जो उसकी उपेक्षा की गई है लगातार, उसके प्रति जनता कितनी संवेदनशील है, ये जनता को सोचना है। ये टर्निंग पॉइंट इसलिए होगा कि मेरा अपना आकलन यह है कि जो स्थिति इस पिछले 1-1.5 साल में, कोरोना काल में विशेष रूप से, और इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा, योगी शासन द्वारा, और इसके साथ साथ में मोदी शासन द्वारा जिस तरह के हालात देश की जनता के सामने पेश किए गए, जिस तरह के हालात देश की जनता के सामने लाकर खड़े कर दिए गए, उन हालात में जो उसकी बर्बादी हुई है, जो उसके दुखों की कोई सीमा नहीं रही है, उस सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक दुर्दशा होने जा रही है। ये मेरा मानना है, मेरा आकलन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो देश की जनता, प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस किसी भी चीज को भूली नहीं है जो पिछले 5 साल में, और मोदी सरकार को भी इंक्लूड कर दे तो 7 साल में जो उसने सहा है। सर, अगर यहीं से ले ले तो अभी पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए हैं। लोगों का कहना, वहाँ भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि 100 से जो आंकड़े हैं वो सीटों का आंकड़ा पार नहीं करेगी। एक सर्वे में ये भी आया है कि यूपी में खास करके जो है 100 से कम ही सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी का, जो अभी उनके पास 315 की सीट ऑलमोस्ट है 403 सीटों में। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, आप तो 100 की तो बात कही जा रही है, मेरा आकलन तो ये है कि 50 सीटें भी आ जाएं तो आप बहुत बड़ी बात समझिए उत्तर प्रदेश में। ऐसा कैसे? बिल्कुल ऐसा ऐसे है कि जमीन के जो हालात हैं, देखिए, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पीड़ित नहीं हुआ है, जिसने दुख को झेला नहीं। तो क्या ये भूलने वाली स्थिति है? क्या लोग इसे भूल सकते हैं? ये एक आधार है। इसके अलावा जो आधार मैं आपको बताऊंगा, जो शिक्षा है, शिक्षा का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जो शिक्षा लाके आपने रख दी इस पूरे 1.5-2 साल में, 10वीं 12वीं, और ये बच्चों की जो है एक तरह से तबाह हो गई। और ऑनलाइन जो, जिसकी आप शिक्षा की बात कर रहे हो, कितने बच्चे ऑनलाइन कर पाएंगे? शहरों वाले बच्चे या जिनके पास पैसा है, अमीरों के बच्चे, सिर्फ वही बच्चे जो ऑनलाइन कर पा रहे हैं। बाकी जो गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनका क्या है? उनके विषय में सोचा है? उनके विषय में सोचना भी नहीं है सरकार को।
उन्हें तो तबाह करना है। तो उसका शिक्षा का क्या हुआ, नीचे लोअर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन की जो हालत है वो आपने सबने देखी है, हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटी आपके सामने। रोजगार क्या हुआ, रोजगार की स्थिति आप देखें, कितना रोजगार दिया। योगी सरकार की बात करें तो कितना रोजगार दिया। कानून और व्यवस्था क्या है, केवल एनकाउंटर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। इसी से सवाल जुड़ा ये है, जो अभी हलचलें भी आई हैं, चर्चा भी हुई है कि अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई, क्या योगी सरकार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में चेहरा वही रहेंगे या कुछ लगता है आपको कि हेरफेर हो? नहीं, मेरी जानकारी जितनी है ये आरएसएस ने क्लियर कर दिया है कि जो इस बार का 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा वो योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हाँ, ये भी न्यूज आ रही है, ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदी उस प्रचार का, जो 5 राज्यों में चुनाव 2022 में होगा, उस प्रचार का हिस्सा मोदी नहीं होंगे, उसका चेहरा मोदी नहीं होंगे। तो ये अपने आप में ही दो तरह से आप समझते हैं। एक तो मोदी के अपने कारनामों पर, उसके चेहरे पर, उसकी जो मोदी की जो मतलब प्रसिद्धि बताई जा रही थी, जिसके गुणगान, झूठे गुणगान किए जा रहे थे, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा होगा। और दूसरा ये भी है कि मोदी को चेहरा इसलिए भी नहीं बनाया जा रहा तो कहीं इन 5 राज्यों के चुनाव से मोदी की छवि खराब ना हो और 2024 के लिए बचा के रखा जा सके, इसलिए भी उनकी एक रणनीति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के ही नेतृत्व में, योगी के ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बात यह है, सच्चाई को जानना जरूरी। आप योगी के चेहरे पर लड़ लो, आप मोदी के चेहरे पर लड़ लो, आप जो है किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ लो, आप कुछ भी कर लो, जो करना हो, जितने भी घोड़े बांधने हैं, घोड़े खोलने हैं, बीजेपी खोल के देख ले। इस बार 50 से ज्यादा सीटें उनकी आनी नहीं है। नहीं, वो तो कुछ भी कहेंगे भाई, उनको कहने में क्या है। ये तो वहां भी कह रहे थे कि 200 के पार। वहां क्या हुआ, जो पश्चिम बंगाल में अभी तो सबके सामने ही है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पश्चिम बंगाल क्या हुआ, वहां भी 200 के पार कह रहे थे और 200 के पार जाते जाते जो वो 100 भी नहीं कवर कर पाए। और उन 100 में भी अब जो है मैं समझता हूं 30% तो जाने को तैयार है, करीब 30-35 जो वो हैं, कुछ तो चले गए, कुछ जाने के लिए तैयार हैं। ये स्थिति उसकी है। और दूसरी बात यह है कि 300 या 200 या कुछ भी अगर ला सकते हैं तो केवल और केवल ईवीएम में गड़बड़ी करके ही ला सकते हैं, ईवीएम के घोटाले से ला सकते हैं, अन्यथा किसी कीमत पर नहीं ला सकते। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, इस देश की, उत्तर प्रदेश की पब्लिक बिल्कुल गड्ढे में गाड़ देगी। आखिरी सवाल सर, जैसे आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, ऐसा कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ठीक उसी तरह कह रहे हैं क्योंकि वहां उनका गढ़ नहीं था पश्चिम बंगाल में, लेकिन यूपी में खास करके जो उनका गढ़ है। यूपी में गढ़ कहते हैं, मैं मानता हूं कि यूपी जो है आज की तारीख में गुजरात की जगह जो है आरएसएस की एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना हुआ, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन यूपी में तो पहले भी थे, पहले कब नहीं आए, क्यों, पहले कितनी बार सरकार में आए, बताओ ना आप, कितनी बार सरकार में आए। यूपी में सरकार में तो नहीं आए, ये अब आए हैं इसमें सरकार में। तो यूपी में गढ़ जरूर है, लेकिन बाकी भी लोग रहते हैं यूपी में। यूपी में करीब 18 से 20% मुस्लिम है, यूपी में करीब 21% शेड्यूल कास्ट है, और शेड्यूल कास्ट में भी मेनली करीब 15 से 16% के लगभग अकेला जाटव है, जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, यूपी में जो यादव हैं करीब 12-14% के लगभग यादव है, और बाकी ओबीसी वगैरह सारे मिला के जो हैं, और बहुत लोग हैं जो यूपी में हैं, जो बीजेपी को इस बार किसी हालत में वोट देने के लिए, मुसलमान और दलित के तो वोट देने का मतलब ही नहीं है, और जाटे हुए चमार से अलग जिसके जो वोट लेने की बात बीजेपी करती है, मैं समझता हूं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि उन सब की दुर्गति का कारण अगर कोई है तो वो बीजेपी है। जो बीजेपी हिंदुओं को कुछ नहीं दे सकती, जिस बीजेपी ने हिंदुओं को कुछ नहीं दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो निजीकरण हो रहा है उससे कौन तबाह हो रहा है, जो हिंदू है वो बर्बाद हो रहा है। हिंदुत्व के नाम पे, मंदिर के नाम पे जिस तरह से हिंदुओं का तमाशा बनाया गया, जिस तरह से उनका शोषण किया गया है, वो क्या, वो हिंदू नहीं है। तो हिंदुओं को जब कुछ नहीं दे सकी तो बाकी और को क्या देगी, ये लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप सिंह हमसे बातचीत करने के लिए, खास करके DS4 न्यूज़ से। लेकिन देखना ये होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में 100 का आंकड़ा भी पार कर पाती है या नहीं।